राम सिंह मौर्य ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 11th के यूनिट नंबर 5 द्रव्य की प्रकृति में एक नए टॉपिक पर आ जाए हैं। हम लोग चर्चा करेंगे जो है गैस ग्राहम का विसरण नियम पर आज चर्चा हम लोग करेंगे। तो चलिए इस नियम को जानने से पहले हम लोग विसरण और निःसरण के विषय में जान लें। सबसे पहले विसरण क्या है और दूसरा एक शब्द है निःसरण। ये दो शब्द क्या है, पहले हम इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि डिफ्यूजन पर क्या है विसरण। तो विसरण का मतलब है कि किसी गैस का जो है समान स्थानों पर एक समान रूप से फैल जाना ही क्या कहलाएगा, विसरण कहलाएगा। देखिए विसरण में आप कह सकते हैं कि जैसे किसी बंद कमरे में यदि अमोनिया गैस जो है छोड़ देते हैं तो कमरे के प्रत्येक स्थान पर समान रूप से क्या होता है, फैल जाता है और प्रक्रिया क्या होती है, विसरण हो जाती है। अर्थात आप कह सकते हैं किसी गैस का समान स्थान पर एक समान रूप से फैल जाना क्या कहलाएगा, विसरण कहलाएगा। जबकि निःसरण शब्द क्या है कि किसी सूक्ष्म छिद्र से गैस का निकल करके जो है चारों ओर फैल जाना निःसरण कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लीजिए आप किसी ट्यूब में आप हवा भर दीजिए और उसमें आप एक सूक्ष्म छिद्र कर देंगे तो आप उस सूक्ष्म छिद्र से जो है सारे वायु बाहर निकल करके फैलने लगेंगे। वह प्रक्रिया क्या हो जाएगी, निःसरण हो जाएगी। तो आप दोनों में एक सिंपल सा अंतर है कि आप कह सकते हैं कि अमोनिया गैस या कार्बन डाइऑक्साइड गैस या मीथेन गैस का किसी बंद कमरे में एक समान रूप से फैल जाना, या आप और एग्जाम्पल ले सकते हैं इत्र जिसको सेंट कहते हैं, उसका भी जो है बंद कमरे में एक समान रूप से फैल जाना वो क्या हो जाएगा, विसरण का एग्जाम्पल हो जाएगा। लेकिन अगर हम सूक्ष्म छिद्र उसी में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, निःसरण हो जाएगा। जैसे कि हमने आपको बताया कि ट्यूब में जो है अगर वायु भरी हो या गुब्बारे में वायु भरी हो, अगर उसमें हम जो है सूक्ष्म छिद्र कर देते हैं तो उससे वायु निकल करके जो चारों तरफ फैल जाती है वो प्रक्रिया क्या हो जाएगी, निःसरण हो जाएगी। इस तरह से आपका ये दो टॉपिक क्लियर होना चाहिए कि विसरण और निःसरण क्या है। अब आइए हम लोग चर्चा करते हैं जो है ग्राहम के विसरण नियम पर। देखिए किसी भी गैस की जो विसरण की दर होती है वो किन किन पर निर्भर करती है। तो पहला आप ध्यान रखेंगे, घनत्व पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है, दाब पर निर्भर करता है और सांद्रता पर निर्भर करता है। अर्थात किसी भी गैस के जो विसरणता होगी, फैलने की जो दर होगी वो घनत्व, ताप, दाब और सांद्रता पर निर्भर करेगी। जैसे अभी हम आपसे कह दें कि हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है, जिसमें किस गैस के विसरण की दर ज़्यादा होगी, तो आप यहाँ देख करके भी बता सकते हैं कि इसका घनत्व कम होता है जबकि ऑक्सीजन गैस का घनत्व ज़्यादा होता है। तो ये गैस की फैलने की दर ज़्यादा होगी जबकि इस गैस की फैलने की दर कम होगी। तो इसी पर जो है हमारे वैज्ञानिक ग्राहम ने जो है अपना नियम प्रस्तुत किया। इन्होंने बताया क्या कि यदि इस ताप स्थिर कर दिया जाए, दाब स्थिर कर दिया जाए तो उस गैस की जो विसरण की दर होगी वो उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होगी। यही ग्राहम ने बताया। अर्थात ये देखो लिखे भी हैं कि स्थिर ताप व दाब पर किसी गैस के विसरण की दर उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। अर्थात किसी गैस के विसरण की दर उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, जहाँ R क्या है, जो है गैस के विसरण की दर है, और D क्या है, घनत्व है। अब यदि हम मान लेते हैं दो गैसें A और B हैं, उनके अगर विसरण की दर R1 तथा R2, घनत्व D1 तथा D2, तो यहाँ से आप सूत्र में लिख सकते हैं जो है R1/R2 बराबर √D2/D1। ठीक है, ये बात आप लिख सकते हैं क्योंकि देखिए इसके क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, अब चूंकि ये भी जानते हैं कि जो घनत्व होता है
वो अणुभार के अनुपाती होता है। घनत्व जो होता है ये अणुभार के अनुपाती होता है। तो अर्थात यहाँ कर सकते हैं डी प्रोपोर्शनल जो है यम। तो इसके आधार पर भी आप जो है सूत्र लिख सकते हैं R1/R2 बराबर √M2/M1। तो ये भी एक सूत्र हो गया। ये आपका घनत्व के पदों में हो गया और ये आपका अणुभार के पदों में हो गया। ठीक है, अब तीसरे टाइप पर हम थी। अभी आपका हो गया क्लियर कि घनत्व और दर पर। अब तीसरी बात आती है, इस सूत्र के बाद आगे हम चलते हैं। जो कि देखिए एक चीज़ और बता सकते हैं, अगर कोई गैस है वो कम समय में ज़्यादा दूर फैल जाती है तो आप वहाँ से भी कह सकते हैं कि उसकी गैस की विसरण दर ज़्यादा है। अर्थात यहाँ से एक सूत्र और निकल के आता है, क्योंकि गैस की विसरण की दर जो होती है वो गैस के आयतन और विसरण के समय पर निर्भर करता है, अर्थात R बराबर V/T। अब अगर इसके आधार पर अगर हम दो गैसों की बात करें तो आप यहाँ रख सकते हैं जो है V1/T1 V2/T2 बराबर √ जो है D2/D1, या चाहे आप अब अगर इसको पलटेंगे तो V1/T1 गुणे T2/V2 बराबर √D2/D1। तो ये सूत्र ये भी हो जाएगा। अब आप यहाँ भी देखिए, क्योंकि ये जो है दर जो है ये अणुभार के भी बराबर है, तो यहीं से आगे और भी एक चीज़ लिख सकते हैं क्या कि इसको आप बराबर दिखा सकते हैं √M2/M1। तो इस तरह से आपका ये मुख्य सूत्र हो गया कि यदि अगर आप इस सब सूत्र का प्रयोग कैसे करना है। पहला, यदि आपको किसी गैस में अगर घनत्व दिया हो तब अगर उसके दरों का अनुपात पूछेगा तब आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। अगर किसी गैस की बात करें, वैसे कह दिया जाए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के विसरण दरों का अनुपात बताइए, जब इस तरह का कोई प्रश्न दे तब वहाँ पर हम अणुभार से उसकी विसरण दर पता करेंगे। और यदि जो है समय और आयतन और घनत्व के बीच या अणुभार के बीच बात करेंगे तो हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो आइए हम लोग उदाहरण के माध्यम से इसके न्यूमेरिकल को समझते हैं। तो इस तरह से आपका एक ग्राहम का विसरण नियम क्लियर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं उदाहरण देखिए। इसमें हम पहला उदाहरण लिए हैं कि ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस। ऑक्सीजन गैस हाइड्रोजन गैस से 16 गुना अधिक भारी है। समान परिस्थितियों में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की विसरण दरों का अनुपात बताइए। तो देखिए इसमें आप लिखेंगे कि मानेंगे कि माना O2 का अणुभार यम, ठीक है, O2 का अणुभार कैपिटल M और H2 का अणुभार आप देखिए इसमें इसको आप M1 बराबर M मान लीजिए और इसका अणुभार M2 बराबर देखिए आपका 2 गुणे M1 हो जाएगा। क्यों? 16 गुणे M1 यहाँ पर क्यों? क्योंकि इसका क्या करा 16 गुना है। इसका जो अणुभार है इसके अणुभार से कितना गुना है? 16 गुना है। ऑक्सीजन का अणुभार हमने M1 बराबर M मान लिया और इसका जो है हमने M2 मान लिया। M2 बराबर पहले का 16 गुना हो गया। अब इसमें देखिए आगे क्या कह रहा है, कह रहा है समान परिस्थितियों में इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के विसरण की दर बताना है। तो इसमें आप लिखेंगे H2 की विसरण दर बराबर R1, O2 की विसरण दर बराबर R2 मान लेंगे। ठीक, तो अब देखिए भार से ही पता चल जाएगा कि आपका अणुभार निकालना है। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए क्योंकि ग्राहम के विसरण नियम से R1/R2 बराबर √M1/M2 कर देंगे। अब आप यहाँ देखिए कि हम यहाँ पर फार्मूले पर रख सकते हैं R1/R2 बराबर √M1 ही रहेगा। M2 की जगह आप 16M1 रख सकते हैं। तो अब यहाँ देखिए M1 से M1 आप काट देंगे तो ये हो जाएगा आपका √1/16 और 16 का वर्गमूल 4 होगा तो इसको आप 1/4 ले देंगे। अर्थात इनमें आप यहाँ लिख सकते हैं कि R1 अनुपात R2 बराबर 1/4। इस तरह से इन दोनों की विसरण दरों का अनुपात 1/4 आ जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो पहले सवाल हो गई। अब इसी तरह दूसरे सवाल में देखिए, कह रहा है दो गैसों A और B के विसरण दरों का अनुपात
1:2 है। यदि A का वाष्प घनत्व जो है कितना है 36 है, तो B का वाष्प घनत्व आप बताइए। यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, देखिए थोड़ा ऊपरी वाले सवाल में एक बार फिर से देख लेंगे। जो सूत्र है हमने बताया था आपको थोड़ा सा कि m2/m1 होता है, तो m2 की वैल्यू आपको यहाँ रखना है 16, m1/m1 हो जाएगा, ये कट जाएगा 16 आएगा, 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, 4:1 आएगा। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। सूत्र को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि घनत्व में हमेशा अगर यहाँ R1/R2 लिखेंगे तो यहाँ m2/m1, घनत्व रहेगा तो d2/d1 रखेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, नहीं तो सवालों में मिस्टेक हो जाएगा। अब देखिए जैसे दो गैसें हैं तो इसमें हम मान लेते हैं A, हल में A की विसरण दर आप RA मान लेंगे और B की विसरण की दर आप RB मान लीजिए। ठीक है, अब अगर A का वाष्प घनत्व आप जो है क्या मान लेंगे DA और B का वाष्प घनत्व आप क्या मान लेंगे DB मान लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए इसका इन दोनों के, अब यहाँ से आपको ध्यान रखेंगे कि RA/RB बराबर 1:2 दिया हुआ है और उसके बाद DA भी आपको दे रखा है 36। तो यहाँ से ग्राहम के नियम से आप लगा सकते हैं, ग्राहम के नियम से RA/RB बराबर, अब यहाँ देखिए RA/RB है तो यहाँ इसका उल्टा होगा DB/DA, यही आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से देखिए 1/2 हो गया, ये बराबर अंडर रूट कितना हो जाएगा 36 बटा आपका, ये आपका DA है तो 36 आपका कहाँ रखेंगे, ये DB और ये आपका 36 नीचे रखेंगे क्योंकि DA वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ से देखिए 1/2 ये अंडर रूट DA DB हो गया, इसका वर्गमूल लेंगे तो 6 आएगा, 6 को आप क्रॉस गुणा कर दीजिए तो आप यहाँ हो जाएगा, यहाँ गुणा करेंगे तो 6/2 बराबर अंडर रूट DB, 2 3 6 तो 3 बराबर अंडर रूट DB, इसका अगर वर्ग करेंगे तो आपका आ जाएगा DB बराबर 3 त्रिका 9, ये आपका उत्तर आ जाएगा। अर्थात B का वाष्प घनत्व कितना होगा 9 होगा। तो इस तरह से आपका ग्राहम के नियम की 2 सवालें हो गई। अब हम तीसरी सवाल चलते हैं। देखिए तीसरा एक उदाहरण है टाइम से, तो देखिए इसमें कह रहा है 25 ml H2 50 सेकेंड में विसरित होता है, समान परिस्थितियों में 20 ml O2 कितने समय में विसरित होने में कितना समय लगेगा। तो जो प्रारंभ है दिया गया ये 25 ml मतलब आयतन, तो आपका मतलब H2 का आयतन V1 बराबर कितना मान लिए 25 ml। उसके बाद O2 का कितना ml कह रहा है 20 ml, तो दूसरे वाले का आयतन हमने क्या मान लिया V2, और पहले वाले में लगा समय कितना लग रहा है आपका 50 सेकेंड, मैंने T1 लिख दिया, और दूसरे वाले में O2 को विसरित होने में कितना समय लगेगा इसको हमने T2 मान लिया। अब देखिए इसमें V1 T1 आ गया, इस क्वेश्चन में घनत्व की बात नहीं किया गया है। जब घनत्व की बात नहीं किया गया हो तो ऐसी सवाल में उसमें जो है गैस का नाम जरूर दिया होगा। तो हम लोग क्या करेंगे उस गैस का अणुभार निकाल लेते हैं। जैसे देखिए हाइड्रोजन दिया गया है तो हाइड्रोजन का अणुभार हमने m1 बराबर 2 मान लिया, 2 है। ठीक है, हाइड्रोजन का होता है। ऑक्सीजन का अणुभार m2 बराबर 32, क्योंकि ऑक्सीजन का अणुभार जो है O का अणुभार आपका जो है 16 होता है, और अगर O2 हो गया तो 2 × 16 बराबर 32 हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा क्लियर हो गया। अब यहाँ से ग्राहम के नियम से आप पढ़े हैं कि V1/T1 × T2/ जो है V2 बराबर अंडर रूट m2/m1। ठीक है, इसी फार्मूले पे आपको रख देना होगा। तो देखिए V1 की वैल्यू कितनी है 25 × T1 की वैल्यू कितना है 50 अपान T2 की वैल्यू इसका नहीं पता हो, T2 यहाँ लिख देंगे यहाँ भाई। T1 कितना है 50 और उसके बाद V2 कितना है 20। कंफर्म हो गया। अब यहाँ पर भी रख दीजिए भाई, आप यहाँ पर रखेंगे तो ये 32 हो गया, ये 2 हो गया। तो
25 दूना 50, 16 दूनी 32, तो ये हो गया टी। अब 20 दूना 40 हो गया, बराबर √16 हो गया। ठीक, अब यहाँ देखिए तो t/40, और इसमें देखिए 16 का जो वर्गमूल होगा वो आपका 4 होगा। ठीक है, 4 चौक 16, तो इसको आप क्या करेंगे, क्रॉस गुणा कर देंगे, तो 4 × 40, 4 चौक 16, 160 सेकेंड। इतने सेकेंड इसमें लगेंगे। तो इस तरह से आपका ये आंसर हो जाएगा। इतने में अगर 25 ml को विकसित होने में 50 सेकंड लग रहा है, तो 20 ml ऑक्सीजन को विकसित होने में 160 सेकंड लगेगा। तो इस तरह से आपका हो गया। और अभ्यास के लिए हम कुछ प्रश्न दे दे रहे हैं जिसको आप लोग कर लेंगे। देखिए, हमने अभ्यास के लिए प्रश्न लिख दिया है। टोटल 4 प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, तो इन चारों प्रश्न को लिख देंगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको आप जो है कमेंट बॉक्स में आप लिख देंगे, उसका सलूशन आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें पहले क्वेश्चन का उत्तर भी आपको लिख दिया गया है, ये दूसरे क्वेश्चन का उत्तर है, और ये तीसरे क्वेश्चन का, और ये चौथे क्वेश्चन का। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। और इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैंने हिंट में अनुभाग लिख दिया है। ठीक है, तो ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। ओके, थैंक्स।